हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने लगे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं है, थोड़े से हैं। आई मार्क, आप देखना ध्यान से। तो वो कह रहा है कि ऑल द मेजर कंट्रीज, जितनी पूरी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, उन दे मोस्टली दे हैव अडॉप्टेड द डेमोक्रेसी। सबने डेमोक्रेसी अडॉप्टेड की है। अब जो भी कंट्री हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, वहाँ पे पहले रशिया नहीं, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल ही है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो अपने को क्या कहता है कि डेमोक्रेसी कहता है। ठीक है, और 5 साल के बाद वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना में कौन सी पार्टी है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। कितनी देर बाद इलेक्शन होते हैं वहाँ पे? 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं। फिर आ जाता है कि इसकी हिस्ट्री डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन वर्ल्ड में, कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इजिप्ट एंड रोम, यहाँ पे सबसे पहले डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई थी। फिर आ गया इन द सिटी ऑफ ग्रीक, इन द सिटी ऑफ ओल्ड ग्रीक, तो वहाँ पे क्या था? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है कि जहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं, छोटी सी पॉपुलेशन कम होती है, तो पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इंडिया में एग्जांपल लेनी है तो इंडिया में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि पंचायती राज वगैरह, वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अब एशियन पीरियड जो इंडिया का है, उसमें थोड़ी डेमोक्रेसी के एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। क्या है? इन एशियन पीरियड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर वाज डॉक्ट्रिन ऑफ स्वराज। डॉक्ट्रिन में प्रिंसिपल ऑफ स्वराज। अब चोलास की इन्होंने एग्जांपल दी है कि चोलास के टाइम पे क्या था कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे थी, और चोला किंग ने क्या किया हुआ था, उसने स्टेट को डिवाइड किया हुआ था छोटे पार्ट्स में। तो पार्ट्स हमने लर्न करने हैं कि पार्ट्स क्या है, कि मंडलम, ठीक है, वलंदु, नायडू, पुर। तो पेपर में आएगा ये है क्या है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, मतलब एक स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे हम कहते हैं कि स्टेट को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, है ना, ब्लॉक कहते हैं, फिर उसके बाद विलेज आ गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं ना। तो ऐसे इस तरह से उस चोला के टाइम पे ये पार्ट किए हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, और जो सबसे छोटा पार्ट था वो था उर। ये पेपर में आ सकता है कि सबसे छोटे पार्ट को क्या कहते थे? इट वाज कॉल्ड उर। ये लिखा है। उर कैसा था कि जैसे आजकल कोई विलेज होता है ना, तो विलेज के लेवल का लगा लो। ठीक है, वो उसको उर, उर वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एंड आज के विलेज के लेवल का आ गया। फिर आ गया कि उसमें उर वाज डिवाइडेड इनटू 30 वार्ड्स, वन मेंबर वाज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। तो ये सिस्टम था। जो वार्ड वगैरह जो चूज करते थे वो कैसे होता था कि वो लीव्स के ऊपर उन्होंने लिख देना है, लीव्स के ऊपर लिख के, तो फिर वो उसको मटके में डाल के, चाइल्ड वाज आस्क्ड टू टेक लीव्स फ्रॉम द बॉक्स। तो वो जो जिसने बॉक्स चूज कर लिया, वो जिसका पर्ची बाहर आ गई, ही बिकेम द मेंबर ऑफ द पुर। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड ओडू बलाय। तो फिर आ गया मडीवियल पीरियड। अब मडीवियल पीरियड वैसे वर्ड में कहते हैं कि 5th to 15 सेंचुरी है, वो मडीवियल पीरियड है। लेकिन इंडिया में जो मडीवियल पीरियड है, उसको हम लोग कौन से कहते हैं? 7 to 18 सेंचुरी, दैट इज मडीवियल पीरियड। तो दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या आ गया कि फ्यूडल लॉर्ड्स आ गए, कि जैसे जमींदार वगैरह आ गए। तो जमींदार जो किंग क्या करता था, वो जमींदारों को लैंड देता था, और वो लैंड किराए के तौर पे काम करते थे। लैंड आगे आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे किराएदारों को। फिर उससे वो रेवेन्यू जनरेट होती थी, वो किंग को एज ए टैक्स गिवन एज ए टैक्स। दिस पीरियड इज कॉल्ड डार्क एरा। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि विच पीरियड वाज कॉल्ड डार्क एरा? मडीवियल पीरियड वाज कॉल्ड डार्क एरा। ठीक, फिर उसके बाद आ गया मॉडर्न एज। मॉडर्न एज, अच्छा, उसमें आ गया कि आजकल जैसे हमने पढ़ा था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स पढ़े थे। जैसे कौन से स्कॉलर्स आ गए? मोंटेस्क्यू, ठीक है, वोल्टायर, रूसो। तो उन्होंने क्या है कि किंग्स के खिलाफ बहुत लिखा है, बहुत बोला है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में जितना भी था वहाँ पे किंग्स का रूल था। 9th में हमने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, किंग्स का रूल था। तो जितने स्कॉलर्स थे उन्होंने किंग्स के खिलाफ प्रचार किया और किंग्स की पावर को कम किया, और फिर स्लोली स्लोली क्या हो गया? डेमोक्रेसी का राइज हुआ है। तो इंग्लैंड में आ गया।
तो ये टाइम हमने पीरियड लर्न करना करके कि कहाँ पे कब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई करके। तो अमेरिका में रेवोल्यूशन आई करके, तो उसमें आ गया, कब आई थी? 70, 75 टू 83 आ गया। फिर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो डेमोक्रेसी आई है। तो ऐसे ही वहाँ पे पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी आई थी वो इंग्लैंड में आई थी। फिर गोल्डन ईरा और एज ऑफ डेमोक्रेसी आ गया। 20th सेंचुरी इज कॉल्ड, पेपर में ये आएगा, विच पीरियड इज कॉल्ड ईरा ऑफ गोल्डन ईरा ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने कहना है कि 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड ईरा ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को झटका लगा है जब सेकेंड वर्ल्ड वार में, जब नाजिज्म आया है जर्मनी में और फैसिज्म आया है इटली में, तब लगा है झटका। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार हुई कब थी? 1939 टू 1945। तो इसमें कुछ भी आ सकता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जो 9th के फर्स्ट चैप्टर है हमारा सिविक्स का, परवेज़ मुशर्रफ 1999 में, तो उसने डेमोक्रेसी को झटका दिया था। क्या किया था कि खुद अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया था वहाँ पे, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा के। उससे पहले पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो ज़्यादा एस्टेब्लिश कभी रही नहीं है। 1950 टू 68 में वहाँ जनरल अयूब खान था, उसने ही एस्टेब्लिश मिलिट्री रूल, डिक्टेटरशिप वहाँ एस्टेब्लिश की थी उसने, डेमोक्रेसी खत्म करके। अब इसमें आया था कि इंडोनेशिया में एक बंदा था, उसका नाम प्रेसिडेंट सुकार्नो, तो उसने डेमोक्रेसी सारी कंट्रोल की हुई थी करके। तो ये एग्जांपल्स हैं कि सुकार्नो कहाँ, पेपर में आएगा सुकार्नो कहाँ का था, मुशर्रफ कहाँ का था, है ना? तो ये हिटलर कहाँ का था। तो ये क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो पेपर में जनरली आ जाते हैं क्वेश्चंस। फिर एक जो डेमोक्रेसी है, तो वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन आपने पढ़ी होगी कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो ये आता है कि कहा किसने है, अब्राहम लिंकन ने ये वर्ड्स बोले। तो ये हमने करने हैं, माइंड में रखना आप लोग। फिर उसके बाद आ गया स्टेप टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें अ, दो एग्जाम्पल दो ही करके। एक तो है कि एग्जाम्पल एक कंट्री है, उसमें आ गया चिली। एक 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 कंट्री है चिली, चिली की एग्जांपल है। चिली की एग्जांपल में है क्या कि वहाँ पे एक पार्टी थी, पेपर में क्वेश्चन आएगा चिली में कौन सी पार्टी थी? सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली, ये पार्टी थी। तो वहाँ का लीडर कौन था? ठीक है, सलवाडोर एआंदे, एआंदे वाज द लीडर। तो वो बाद में एआंदे क्या बन गए, ही एंड एआंदे वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। वहाँ पे इलेक्शंस हुए 1970 में, वो प्रेसिडेंट बन गया। आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट उसने बड़े अच्छे-अच्छे काम किए करके, लोगों की वेलफेयर के लिए बड़े अच्छे-अच्छे काम किए करके। अब बट हुआ क्या कि ऑन 11 सितंबर 1973 को तो एक मिलिट्री वहाँ रिवोल्ट हुआ, यानदे वो रिवोल्ट में उसकी डेथ हो गई। रिवोल्ट किया किसने था? उसका ही मिलिट्री जनरल था, जनरल पिनोचे। तो उसने रिवोल्ट करके यानदे को मार दिया और सारा रूल चिली का अपने हाथ में ले लिया। तो मतलब डेमोक्रेसी सारी खत्म कर दी। फिर उसने 17 ईयर्स तक रूल किया था। फिर रूल करने के बाद उसने सोचा कि अब तो लोग भूल गए होंगे करके। तो उसने जब रेफरेंडम कराया, ठीक है, डिसाइडेड टू हैव रेफरेंडम, लोगों के रेफरेंडम मतलब लोगों के व्यूज़ पूछे। तो लोग भूले नहीं थे उसकी क्रूरल्टीज़, ठीक है? तो लोगों ने उसके खिलाफ फिर वोट डाली है। तो 1988 में क्या है, तो उसका पिनोचे का रूल खत्म हो गया है। फिर वह न्यू फिर कौन प्रेज़िडेंट बना है? तो एक मिशेल बैचले करके एक लेडी है, तो वो बाद में जनवरी 2006 में शी बिकेम द प्रेज़िडेंट ऑफ चिली। तो ये चिली की स्टोरी है। ऐसी एक स्टोरी और भी है, ठीक है? वो स्टोरी आ गई हमारी आप लोगों की कि पोलैंड की स्टोरी आ गई। पोलैंड की स्टोरी क्या है कि 1980 में पोलिश में एक गवर्नमेंट, किसकी गवर्नमेंट थी? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, इसका रूल था करके, ठीक है? और अब वहाँ पे क्या हो गया कि जो ये पार्टी थी और लोगों पे बड़ी क्रुएल्टीज़ करती थी, कोई ट्रेड यूनियंस वगैरह अलाउ नहीं थी करके, वर्कर्स के ऊपर बड़ी क्रुएल्टीज़ होती थी। फिर व्हाट हैपेंड कि ऑन 14 अगस्त 1980 को वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड, तो वो स्ट्राइक पे चले गए। कहाँ पे? इन द सिटी ऑफ ओडेंस, तो वहाँ पे स्ट्राइक पे चले गए। तो गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं, नहीं स्ट्राइक अलाउड नहीं है, इलीगल डिक्लेयर कर दिया। एक बंदा था, उसका नाम है लेक वलेसा, वो इलेक्ट्रिशियन था। तो उसने क्या कर दिया, ही स्ट्राइक जॉइन द स्ट्राइक, सून वो ही बिकेम द लीडर ऑफ द स्ट्राइक। तो अल्टीमेटली जब स्ट्राइक सारे वर्कर्स ने कंपेल कर दिया, ठीक है, कि उसको गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी, वर्कर्स जीत के फिर वलेसा को क्या है उन्होंने चूज़ कर लिया।
वलेसा वाज उनका पूरा लीडर बन गया करके। फिर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, 21 प्रोग्राम वाज़ साइन्ड, ठीक है? जो स्ट्राइक वाज़ कॉल्ड ऑफ, न्यू ट्रेड यूनियन बनी है एक। तो पेपर में आएगा ट्रेड यूनियन कौन-सी बनी थी? तो उसका नाम है सॉलिडारिटी, तो ट्रेड यूनियन बनी थी करके। तो फिर वो वलेसा चलता रहा, प्रेज़िडेंट बन गया था वो करके। फिर 1981 में क्या हो गया था, एक बंदा आ गया जनरल ज़ारुजेंस्की, तो उसने रिवोल्ट करके जो सारा वलेसा की गवर्नमेंट को हटा दिया था। फिर दोबारा लोग इकट्ठे हो गए, दे वेंट ऑन स्ट्राइक्स, तो काफ़ी ऐसे क्लैशेज़ हुई हैं गवर्नमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। तो सॉलिडारिटी फिर बाद में क्या है कि पोलैंड की गवर्नमेंट थोड़ी वीक हो गई है, तो पहले रशिया यूएसएसआर उसे सपोर्ट करता था, अब सपोर्ट अनसर्टेन हो गई, तो वीक हो गई। फिर सॉलिडारिटी दोबारा इलेक्शंस हुए, 100 में से क्या है 99 सीट्स हैं, वो सॉलिडारिटी पार्टी वो जीत के चली गई। ठीक, और ये एक 199 सीट्स आई आउट ऑफ 100, ये लर्न करना हम लोगों ने। तो पोलैंड में फिर क्या, वलेसा वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पोलैंड, तो वलेसा पर बन गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि 1776 में ब्रिटिश कॉलोनीज एस्टैब्लिश इन नॉर्थ अमेरिका गॉट फ्रीडम आफ्टर द ग्रेव स्ट्रगल, और उसमें कुछ खास है नहीं करके। अमेरिका अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया है, ये वाला 1787। बाकी कुछ है कि यूएएफ क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल टू जो 18 साल से ऊपर है, दे हैव राइट टू वोट, ठीक है? बिसाइड्स जो कोई भी कास्ट, कलर, रिलीजन का हो, तो 18 साल से ऊपर होता है, उसको कहते हैं राइट टू वोट, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड ऑफ क्लोनिज्म, क्लोनिज्म होता है कि जब क्या है कि जैसे रिच पावर्स थी, स्ट्रॉन्ग पावर्स थी, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, तो इन्होंने क्या किया हुआ था करके, तो इन्होंने जितने भी एशिया और अफ्रीका की कंट्री हैं उनको अपने अंडर करके रखा हुआ था। सो दिस सिस्टम वाज कॉल्ड कोलोनियलिज्म, तो ये करके रखा हुआ था। अब क्या हो गया कि लाइक इंडिया, सो देयर वाज कोलोनियलिज्म इन घाना में भी था, ठीक है? हर जगह पे था। तो वो फिर बाद में मोस्टली कंट्रियाँ फ्री हो गई हैं आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। 1945 के बाद बहुत सारी कंट्रियाँ दे गॉट फ्रीडम। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमने पढ़नी है, एग्जांपल आ गई घाना की एग्जांपल। अब घाना का पेपर में क्वेश्चन आता है कि घाना का पुराना नाम क्या है? फर्स्ट इट वाज कॉल्ड गोल्ड कोस्ट, घाना का नाम क्या आ गया? गोल्ड कोस्ट आ गया। ये है कहाँ? अफ्रीका में है। इट वाज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू गॉट इंडिपेंडेंस। जितनी भी अफ्रीका की कंट्री हैं, सबसे पहले पेपर में आएगा किसको इंडिपेंडेंस मिली है, तो हमने कहना है कि घाना और गोल्ड कोस्ट गॉट द इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, सो देयर वन पर्सन, द पर्सन नेम वाज क्वामे नक्रूमा, नक्रूमा उसका नाम था। तो ही वाज अ सन ऑफ गोल्डस्मिथ, तो उसने सारी फ्रीडम लैंड की थी, एंड लेटर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एंड ही वाज फ्रेंड ऑफ नेहरू। देन फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो यूएसएसआर है, फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यूएसएसआर है, तो वो ब्रेक कब हुआ करके? 1991 में ब्रेक हुआ है वो, ठीक है? तो डिसइंटीग्रेशन ब्रेक 1991 में ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होने के बाद फिर क्या है, इसमें से सबसे बड़ी कंट्री निकली है, वो है उसका नाम है रशिया, और बाकी 14 कंट्रियाँ और निकली हैं। टोटल 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया था यूएसएसआर। कब? इन 1991 में ये यूएसएसआर डिवाइड हुआ है, ठीक। और उसके बाद आ गया, हम लोग करने लगे हैं कि इन 2005 में क्या है, एक स्टोरी है कि नेपाल की स्टोरी है। तो ये सारी हम लोग से पढ़ क्या रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी कहाँ का डेमोक्रेसीज़ आई, फिर चली गई, फिर आई, कैसे-कैसे डेमोक्रेसी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में एस्टैब्लिश हुई है। तो डेमोक्रेसी की हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कहाँ-कहाँ डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई थी। अब आ गया कि एक एग्ज़ाम्पल और है कि 2005 में क्या था, न्यू किंग ऑफ नेपाल, तो उसको डिसमिस कर दिया था करके। तो नेपाल में पहले किंग का रूल था, फिर डेमोक्रेसी आ गई थी करके, फिर लेके किंग को 2005 में डिसमिस कर दिया था। फिर एक एग्जांपल है म्यांमार की एग्जांपल। म्यांमार क्या है? बर्मा एक कंट्री है, उसका ओल्ड नेम क्या है? बर्मा ओल्ड नेम है, म्यांमार न्यू नेम है। तो पेपर में आएगा कि बर्मा का न्यू नेम क्या है, तो आपने कहना म्यांमार। और क्या हो गया कि वहाँ पे मिलिट्री का रूल था, 1962 में इससे मिलिट्री का रूल चल रहा था करके। फिर 1919 में क्या है कि ऑलमोस्ट आफ्टर 30 इयर्स इलेक्शन वर हेल्ड, एक सू की,
ठीक है, वो किसकी लीडर थी, एक पार्टी है, उसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो वो इलेक्शन जीत के करके, तो फिर सुकी को हाउस के अरेस्ट में था, ठीक है, एंड तो उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, एंड शी फॉट फॉर द पीस, एंड अल्टीमेटली शी गॉट नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो बर्मा की ये इस नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की लीडर थी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि म्यांमार की पार्टी का नाम बताओ, आपने कहना है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो मेन लीडर का नाम बताओ, आपने कहना है, ठीक है, सू की, ऑन्ग सैन सू ची भी कहते हैं इसको। अब वर्ल्ड लेवल की दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। एक आ गई यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो अराउंड अभी तो 93 193 लिखा है, अभी तो 200 के आसपास कंट्रीज हैं इसकी मेंबर्स हैं करके। ठीक है, इट हैज़ इट्स पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, हर कंट्री का एक बंदा आता है और वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उसको वन कंट्री हैज़ वन वोट। पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट इज कॉल्ड यूएन जनरल असेंबली। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज द यूएन पार्लियामेंट कॉल्ड, तो हम कहेंगे जनरल असेंबली। हेड ऑफ द जनरल असेंबली, ठीक है, इज कॉल्ड चेयरमैन। तो और फिर उसके बाद सेक्रेटरीट भी होता है, कि हुज हेड इज आल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी जनरल। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इट टेक डिसीजंस, कोई भी बड़े बड़े डिसीजंस या डिस्प्यूट्स हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल है, मेन ऑर्गन है, सारे यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये कितने मेंबर है इसके, 15 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स इसके परमानेंट है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स। और जो 10 है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। मेंबर सारे चेंज होते रहते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए, तो उन दे हैव वीटो पावर्स। वीटो पावर पेपर में आएगा। वीटो पावर क्या होती है, कि अगर 4 मेंबर्स कह रहे हैं, 4 ने कह दिया यस, ठीक है, और एक ने कह दिया नो, तो मतलब नो। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चारों ने कह दिया कोई भी काम करना है, पाकिस्तान टेररिस्ट घटिया कंट्री है, 4 कंट्री ने कह दिया ठीक है, तो फिर चाइना कह देगा नहीं, नो, तो वो फिर सारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस पावर इज कॉल्ड वीटो पावर। एक पेपर में आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, ठीक है, यूएनओ। तो आपने क्या करना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। इसका डेट ऑफ बर्थ, मतलब कब, व्हेन वी सेलिब्रेट यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे, तो कहना 24 अक्टूबर 1945 को ये ओरिजिन हुआ था, यूएनओ का ओरिजिन हुआ था, और 24 अक्टूबर को वी सेलिब्रेट यूएन डे। तो बिगिनिंग कब, शुरू में 51 मेंबर्स थे, इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, ठीक। और इसके अलावा अब मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, जो लोगों को मतलब पैसे वगैरह देते हैं, लोन वगैरह देते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है, दैट इज आईएमएफ, इंटरनेशनल मिनोरिटी फंड। फुल फॉर्म लर्न करनी है, पेपर में आ जाती है करके, ठीक है। मेंबर्स आ गए, 188 मेंबर्स आ गए। मोस्टली क्या है कि इसमें कौन सी कंट्री का वेट होता है, उस कंट्री की चलती है जो ज़्यादा फंड देता है। 50% ऑफ द जो वोटिंग पावर्स है, वो तो खाली 10 कंट्रीज के पास ही है, क्योंकि वो जो कंट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं करके, ठीक है। और बाकी तो बाकी जितने भी रिमेनिंग कंट्री हैं, तकरीबन 170-180 कंट्री हैं, उनके पास तो 50% पावर है। 10 कंट्री के पास 50% पावर है। तो जितनी पावर 10 कंट्री के पास है, उतनी पावर ही 178 कंट्री के पास है। तो बैलेंस भी ठीक नहीं है। फिर जो थर्ड बिग, वो पहले यूएनओ आ गई, सेकंड आईएमएफ आ गई, थर्ड बिग ऑर्गेनाइजेशन आ गई, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन कौन चूज होता है। चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज ऑलवेज द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बस अपनी मर्जी चला रहे हैं, अमेरिका कहता है हमारा ही चेयरमैन बनेगा, तो उनका चेयरमैन बन रहा है। तो उनकी बात क्यों मानी जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे देता है, कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, वो करके कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और फिर अपनी मनमर्जी चलाता है, ब्लैकमेल करता है कंट्रियों को। तो वर्ल्ड में तो बस पहले तो 1991 से पहले पहले, मतलब 1940 से लेकर 1990 तक, 45 से लेकर 1990 तक, 45-50 साल, तो 50 ईयर्स क्या है, तो 2 कंट्रियाँ थी। पूरा वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियंस। इनमें डिवाइड था, बस 2 ग्रुप बने हुए थे करके, आपस में कंपटीशन होता था उनमें, जो खुंदकबाजी होती थी, दैट वाज कॉल्ड कोल्ड वॉर। अब पेपर में आता है कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर इज नॉट ए वॉर, तो इट मीन्स countries they are taking actions against each other, and एक दूसरे का बस बुरा ही चाहना है,
तो 2 कोल्ड वॉर किसके बीच में हुई थी? पेपर में आता है, तो हमने कहना है अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के बीच में हुई थी करके। अब लास्ट में जो आता है, एक क्वेश्चन आता है कि इराक, इराक की एग्ज़ाम्पल लेनी है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी का क्या हाल हुआ? इराक कंट्री है कहाँ पे? वेस्टर्न एशिया में है, ये दुबई के पास है, वेस्ट एशिया में। तो इंडिपेंडेंस कब हुआ है इराक? 1932 में इंडिपेंडेंट हुआ करके, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है कि मिलिट्री रूल सारा अ 3 डिकेड्स लेटर कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स वर मेड बाय द मिलिट्री कूस टू डीथ्रोन। तो यहाँ पे किसका रूल था? इट वाज़ रूल्ड बाय अरब सोशलिस्ट पार्टी टिल 1968। फिर क्या आया, एक बंदा है, सुना होगा आप लोगों ने, सद्दाम हुसैन। तो ही लेड द पार्टी, ठीक है? सद्दाम हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इराक इन 1979, ठीक है? ही रैन डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। तो ठीक है, फिर अमेरिका ने उस पर अटैक कर दिया था 2003 में करके, सद्दाम हुसैन को डिथ्रोन कर दिया, बाद में फांसी दे दी, मार दिया उसको, सद्दाम हुसैन को, ठीक। अब आ गया लास्ट पेज। अब लास्ट पेज में ये आ गया कि ये सेक्रेटरी जनरल कौन था? द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इज कॉल्ड दिस ऑपरेशन एंड उसने कह दिया कि ये इलीगल ऑपरेशन है, क्यों उसको तंग कर रहे हो इराक को? लेकिन अमेरिका का माना, अमेरिका ने जो करना वो कर दिया, और तो इसमें कुछ है नहीं खास। और dear students, if it is for your information that with the emergence of the Swadeshi company, not only the people get employment in the country, but also income remain in the country. तो हम लोगों को अपना स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए, अपनी देश की कंपनियां खोलनी चाहिए करके, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।